जरा सोचिए, ऑफिस की एक बहुत ही जरूरी मीटिंग चल रही है। किसी ने अचानक काम पर सवाल उठाया और एकदम से मुंह से कुछ ऐसा निकल गया कि मतलब पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। ये बहुत ही आम बात है। या फिर घर का ही उदाहरण ले लेते हैं। किसी बहुत करीबी के साथ एक छोटी सी बात पर तीखी बहस हो गई और गुस्से में ऐसे शब्द इस्तेमाल हो गए जो जो बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे। हाँ, और वो पल जब बहस खत्म होने के बाद इंसान मन ही मन सोचता है कि काश काश मैं उस वक्त सिर्फ 5 सेकंड के लिए चुप रह जाता। बिल्कुल, हम सब कभी ना कभी इस स्थिति से गुजरे हैं, है ना। वो एक ऐसा पल होता है जहां भावनाएं हमारी पूरी सोचने समझने की क्षमता को जैसे हाईजैक कर लेती हैं। और मजेदार बात यह है कि जब वो पछतावे का एहसास होता है तो वो असल में दिमाग का एक सिग्नल होता है। अच्छा, कैसा सिग्नल? वो बता रहा होता है कि उस पल में स्थिति को संभालने के लिए जिस टूल की या जिस हथियार की जरूरत थी वो हमारे पास नहीं था। अक्सर ऐसा लगता है कि काश दिमाग में कोई ऐसा स्विच होता जिसे दबाते ही सारा गुस्सा, सारी हताशा मतलब तुरंत गायब हो जाती। हाँ, वो तो कोई मैजिक स्विच ही हो सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन इंसान कोई मशीन तो है नहीं। हमारी भावनाएं कोई कंप्यूटर का कोड नहीं है जिन्हें बस सिलेक्ट किया और डिलीट बटन दबा दिया। उन्हें प्रोसेस करना पड़ता है। और यही बात आज की इस गहरी चर्चा को इतना जरूरी बनाती है। आज के इस डीप डाइव में हम जिस स्रोत सामग्री का अध्ययन कर रहे हैं उसमें जीवन को दिशा देने वाली 12 शक्तियों यानी 12 प्रमुख शक्तियों का जिक्र है। और आज हम अपना पूरा ध्यान इसकी 8वीं और शायद सबसे प्रभावशाली शक्ति पर केंद्रित कर रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता। इसी चर्चा में हम EI भी कहेंगे। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये EI आखिर है क्या, बल्कि ये समझना है कि क्यों ये हमारी सफलता और रिश्तों की नींव है, और सबसे अहम बात, इसके पीछे का विज्ञान क्या है जिसे समझकर हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे स्पष्ट और ताकतवर नजरिया है वो ये है कि EI का मतलब अपनी भावनाओं को मारना या पत्थर बन जाना बिल्कुल नहीं है। मतलब रोबोट नहीं बनना है हमें। हाँ, अगर हम रोबोट बन गए तो इंसान होने का क्या फायदा। असली चुनौती और असली ताकत इसमें है कि भावनाओं को समझा जाए और उन्हें सही समय पर, सही तरीके से और सही इंसान के सामने व्यक्त किया जाए। सही इंसान के सामने। स्रोत में एक पंक्ति है जो इस पूरी चर्चा का आधार तय करती है। जो अपनी भावनाओं को समझ लेता है वो जीवन को संभाल लेता है। जो भावनाओं को समझ लेता है वो जीवन को संभाल लेता है। सुनने में बहुत गहरा लगता है ये, लेकिन इसे थोड़ा जमीन पर लाते हैं। रिसर्च में इस बात को समझाने के लिए एक बेहद व्यवहारिक कहानी दी गई है, और मुझे लगता है कि ये हर दूसरे घर या ऑफिस की कहानी है। एक व्यक्ति है जो ऑफिस में है, किसी गलती की वजह से या मान लेते हैं बिना किसी बड़ी गलती के भी बॉस ने उसे सबके सामने बुरी तरह डांट दिया, जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। बहुत ज्यादा। अब जाहिर सी बात है, बॉस को तो पलटकर जवाब दिया नहीं जा सकता, तो वो इंसान क्या करता है, वो उस पूरे फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर ही घोंट लेता है। और वो जो अंदर घोटा हुआ गुस्सा है वो कहीं गायब नहीं होता। वो उसी दबे हुए गुस्से के साथ शाम को अपने घर की तरफ निकलता है। मुझे तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो ऑफिस से निकलते वक्त एक भारी बैग, एक ऐसा बैग जिसमें बड़े बड़े पत्थर भरे हैं, अपने कंधों पर रख लेता है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। वो पत्थर उसके गुस्से, हताशा और अपमान के हैं। पूरे रास्ते ट्रैफिक में वो उस भारी बैग का बोझ उठाता है, और जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है, मान लीजिए किसी ने पानी का ग्लास सही जगह पर नहीं रखा है या टीवी की आवाज थोड़ी तेज है, तो बस बहाना मिल जाता है। एग्जैक्टली। वो इंसान बिना सोचे समझे उस पूरे पत्थरों से भरे बैग को अपने परिवार वालों के ऊपर उड़ेल देता है। और उन पत्थरों की चोट उन लोगों को लगती है जिनका ऑफिस की उस मीटिंग से या बॉस की उस डांट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। सही बात है। नतीजा क्या होता है? घर का माहौल पूरी तरह से खराब हो जाता है। रात का खाना बिना खाए छोड़ दिया जाता है, रिश्तों में खटास आ जाती है और रात भर किसी को चैन की नींद नहीं आती। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी का एक बहुत ही क्लासिक जीता जागता उदाहरण हुआ। बिल्कुल। तो अगर हम इस कहानी को पलट दें, मान लीजिए उस व्यक्ति के पास ये 8वीं शक्ति यानी इमोशनल इंटेलिजेंस होती, तो ये स्थिति कैसे अलग होती? मतलब क्या वो गुस्सा ही नहीं करता? नहीं, गुस्सा तो उसे तब भी आता क्योंकि बॉस ने डांटा है। AI इंसान को संत नहीं बनाती। अच्छा। लेकिन बदलाव वहां आता जहां वो घर के दरवाजे पर पहुंचता। अगर उसमें AI होती तो वो अंदर जाने से पहले एक पल के लिए रुकता और खुद से एक बहुत ही तार्किक सवाल पूछता। क्या सवाल? वो पूछता, मैं इस वक्त इतना गुस्सा क्यों हूं?
क्या इसके जिम्मेदार घर के अंदर बैठे लोग हैं? और जाहिर है जवाब नहीं होता। बस यही वो छोटी सी समझ है जो सब कुछ बदल देती। उसे ये स्पष्ट हो जाता कि उसका गुस्सा बॉस पर है, परिवार पर नहीं। वो शायद घर के अंदर जाता, एक गिलास पानी पीता और परिवार से कहता, आज ऑफिस में दिन बहुत खराब रहा, मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वाओ। बात वहीं खत्म हो जाती। बिल्कुल। घर का माहौल भी सुरक्षित रहता और रिश्ते भी। एआई ये नहीं सिखाती कि भावनाएं न रखें, बल्कि ये सिखाती है कि भावनाओं का पार्किंग लॉट कौन सा है, उन्हें कहाँ पार्क करना है। ये पार्किंग लॉट वाली बात बहुत दिलचस्प है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर अक्सर बहस भी होती है। कौन सा सवाल? बचपन से लेकर कॉलेज तक हमें सिर्फ एक ही तरह की बुद्धिमत्ता के बारे में बताया जाता है, IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट। हाँ, ये तो है। स्कूल में मैथ के टेस्ट से लेकर कंपनियों के एप्टीट्यूड टेस्ट तक सब जगह IQ ही मापा जाता है। अगर IQ इतना ही जरूरी है तो फिर जीवन में इस EI की क्या जगह है? मैं बताती हूँ। ये एक ऐसा भ्रम है जिसने बहुत से प्रतिभाशाली लोगों का करियर बर्बाद किया है। सच में? हाँ, अगर हम इस डेटा को खंगालें तो IQ और EI के बीच का अंतर बहुत साफ हो जाता है। IQ हमारी तार्किक क्षमता है। ये मापता है कि हम गणित के सवाल कितनी जल्दी सुलझाते हैं या हमारी याददाश्त कितनी तेज है। और विज्ञान मानता है कि IQ काफी हद तक हमारे जन्म से, हमारे जेनेटिक्स से तय हो जाता है। IQ वो इंजन है जो आपको किसी बड़ी रेस में शामिल करवा सकता है। ये आपको एक बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन दिला सकता है या एक शानदार जॉब इंटरव्यू क्रैक करवा सकता है। तो अगर IQ रेस का इंजन है तो इसका मतलब EI वो स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक है जो हमें बिना क्रैश हुए रेस पूरी करने में मदद करता है। एकदम सटीक। क्या बात है। क्योंकि जब कोई इंसान असली दुनिया में कदम रखता है तो वो सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन या एक्सेल फाइल्स के साथ काम नहीं कर रहा होता। हाँ, इंसानों से पाला पड़ता है। बिल्कुल, वो अलग अलग इंसानों के साथ काम कर रहा होता है जिनके अपने ईगो हैं, अपनी असुरक्षाएं हैं, अपने तनाव हैं। सही कहा। नौकरी मिलना IQ का कमाल हो सकता है, लेकिन उस नौकरी में टिके रहना, टीम के साथ काम करना, दबाव में सही फैसले लेना और तरक्की करना, ये सब पूरी तरह से EI पर निर्भर करता है। तो अगर ये स्टीयरिंग व्हील इतना ही जरूरी है तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? इस विश्लेषण में स्पष्ट किया गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये 5 अलग अलग शक्तियों का एक समूह है। जी, चलिए इन 5 शक्तियों को एक एक करके डिकोड करते हैं। शुरुआत होती है पहली शक्ति से, आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस। स्रोत सामग्री इसे EI का सबसे पहला और बुनियादी कदम मानती है। बिल्कुल। यहाँ एक छात्र का बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया गया है जो हर छोटी बात पर भड़क जाता था। हाँ, और उस छात्र के इस रवैये से उसके दोस्त उससे कतराने लगे थे, टीचर्स परेशान थे, कोई भी उसके साथ प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता था। जो कि लाजिमी है। फिर एक दिन उसने किसी के कहने पर खुद का विश्लेषण किया। उसने खुद से पूरी ईमानदारी से पूछा, आखिर मुझे इतना गुस्सा आता क्यों है? और जवाब क्या मिला? जब उसने अपनी भावनाओं की परतों को खोला तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आया। विश्लेषण से पता चला कि उसका वो आक्रामक व्यवहार, वो गुस्सा असल में कोई ताकत नहीं थी, वो एक ढाल थी। ढाल मतलब वो कुछ छुपा रहा था। एग्जैक्टली। गहराई में जाकर देखा तो पता चला कि वो अंदर से डरा हुआ था। उसे लगता था कि लोग उसे बेवकूफ समझते हैं या उसे पीछे छोड़ देंगे। वो असुरक्षा यानी इनसिक्योरिटी थी जो बाहर गुस्से के रूप में फट रही थी। जब तक कोई अपनी असल भावना को ही नहीं पहचानेगा तो वो उसे ठीक कैसे करेगा? ये बहुत ही गहरी बात है। यानी हम अक्सर दर्द की गोली खाते रहते हैं जबकि बीमारी कुछ और ही होती है। बहुत सही उदाहरण है ये। आत्म जागरूकता का मतलब है अपनी असल बीमारी यानी अपनी कोर इमोशन को पहचानना, और जब ये समझ आ जाती है तब दूसरी शक्ति की एंट्री होती है, आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल। जी। इसके लिए रिसर्च में ट्रैफिक का एक बड़ा ही रोजमर्रा का उदाहरण दिया गया है। सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त अचानक कोई सामने से लापरवाही से कट मारता हुआ निकल जाता है, जो कि इंडिया में बहुत होता है। अरे पूछिए मत। ऐसे में आमतौर पर 2 ही विकल्प दिखते हैं। पहला कि तुरंत गुस्सा किया जाए, जोर से हॉर्न बजाएं, सारा दिन उसी बात पर कुड़ते रहें और अपना मूड खराब कर लें। या दूसरा विकल्प कि ये गहरी सांस लें, उसे जाने दें और अपनी शांति बनाए रखें। और AI हमें वो दूसरा विकल्प चुनने की शक्ति देता है। यही आत्मनियंत्रण है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। बताइए। अगर कोई हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है, जैसे सड़क पर किसी ने जानबूझकर गलत तरीके से गाड़ी चलाई और हम बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएं,
तो क्या ये अपनी भावनाओं को दबाना नहीं हुआ? अच्छा सवाल है। मतलब क्या एक तरह से हम अपने गुस्से को अंदर ही अंदर घोट नहीं रहे हैं, जो बाद में किसी और रूप में बाहर आएगा? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है और यहीं पे ईआई को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। कैसी गलतफहमी? भावनाओं को दबाना यानी सप्रेशन और भावनाओं को मैनेज करना, इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। जब कोई अपनी भावनाओं को दबाता है तो वो खुद से झूठ बोल रहा होता है कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, सब ठीक है। वो घुटन अंदर जहर बन जाती है। लेकिन जब कोई अपनी भावनाओं को मैनेज करता है तो वो पूरी तरह स्वीकार करता है कि हाँ, सामने वाले ने बेवकूफ़ी की है और मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। स्वीकार कर लिया, फिर आगे क्या? स्वीकार करने के बाद वो इंसान एक तार्किक चुनाव करता है। वो खुद से पूछता है कि क्या उस अनजान व्यक्ति पर, जो अब तक मीलों दूर जा चुका है, अपना कीमती समय, अपनी ऊर्जा और अपने पूरे दिन की शांति, क्या ये सब बर्बाद करना मेरे लिए फायदेमंद है? और जवाब मिलता है नहीं। बिल्कुल। ईआई ये आज़ादी देती है कि हम अपनी भावनाओं के गुलाम न बने, बल्कि उनके मास्टर बने। आत्मनियंत्रण का मतलब है ये तय करना कि हमें अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च करनी है। वाह, ये नजरिया तो वाकई पूरी सोच को ही बदल देता है। चुनाव हमारे हाथ में है। जी। अब इस चुनाव और आत्मनियंत्रण की बात निकली है तो इस चर्चा को एक बहुत ही शानदार दिशा में ले चलते हैं, स्पोर्ट्स की दुनिया में। चलिए। स्रोत सामग्री में महानता का रहस्य समझाते हुए कुछ बहुत बड़े चैंपियंस का जिक्र है। महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, रॉजर फेडरर। लेजेंड्स हैं ये सब। इन सभी का खेलने का तरीका बिल्कुल अलग है, लेकिन एक चीज है जो उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग लीग में खड़ा कर देती है। और वो चीज है दबाव में इनकी बर्फ जैसी शांति। बिल्कुल। अगर हम इन खिलाड़ियों के करियर का विश्लेषण करें तो एक बात साफ हो जाती है, चाहे ये कोई बहुत बड़ा वर्ल्ड कप का फाइनल हार जाएं या कोई ऐतिहासिक मैच जीत जाएं, इनके चेहरे के हाव भाव अक्सर एक जैसे रहते हैं, बहुत संतुलित। MS धोनी को तो कैप्टन कूल का नाम ही इसलिए मिला है। मतलब आखिरी ओवर में जीतने के लिए 20 रन चाहिए हो और सामने वाला गेंदबाज लगातार यॉर्कर फेंक रहा हो, तब भी उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं दिखती। हाँ, ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वही तो, ये होता कैसे है? क्या इन लोगों को हारने का दुख नहीं होता? दुख बिल्कुल होता है, वो इंसान ही है, लेकिन उनकी दिमाग की वायरिंग इस तरह से ट्रेन की गई है जिसे हम एआई की तीसरी शक्ति कह सकते हैं, प्रेरणा या मोटिवेशन। मोटिवेशन, वो कैसे? ये मोटिवेशन बाहरी नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे या ट्रॉफी मिलेगी तो मैं खुश होऊंगा। इनका मोटिवेशन पूरी तरह आंतरिक होता है, इंट्रिंसिक। अच्छा। इनका मंत्र होता है इमोशन कंट्रोल इक्वल टू लॉन्ग टर्म सक्सेस, यानी भावनाओं पर नियंत्रण ही लंबी अवधि की सफलता है। वो जानते हैं कि अगर वो उस पल में हताशा या गुस्से की शिकार हो गए तो उनका अगला फैसला गलत होगा। वो एक मैच की हार को अपनी पहचान से नहीं जोड़ते, बल्कि उसे सिर्फ डेटा की तरह देखते हैं कि अगली बार क्या बेहतर करना है। यानी वो हार की गहराई में डूबते नहीं और जीत के अहंकार में अंधे नहीं होते। बिल्कुल। ये तो किसी भी फील्ड में लागू हो सकता है। ऑफिस के माहौल में भी लीडरशिप के लिए ये कितना जरूरी है। और यहीं से हम ईआई की चौथी शक्ति की तरफ बढ़ते हैं, जो मुझे लगता है आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड की सबसे बड़ी जरूरत है, समानुभूति यानी एम्पैथी। एम्पैथी का अगर सीधा सा अर्थ निकालें तो ये खुद को दूसरे इंसान के जूतों में रखकर उसकी दुनिया को महसूस करना है। लीडरशिप में ये एक गेम चेंजर है। कैसे? इमेजिन कीजिए एक ऐसा मैनेजर है जो अपनी टीम के लोगों को सिर्फ रिसोर्स या मशीन का पुर्जा समझता है, जो किसी की परेशानी नहीं सुन रहा, सिर्फ टारगेट की बात करता है। ऐसे तो बहुत मैनेजर होते हैं। हाँ, और ऐसे माहौल में एक अजीब सा डर और तनाव रहता है। लोग सिर्फ नौकरी बचाने के लिए काम करते हैं। और इसके बिल्कुल उलट एक ऐसा लीडर जिसके पास ईआई है, वो क्या करेगा? वो अपनी टीम के हर सदस्य को ये महसूस कराएगा कि उनकी कोई वैल्यू है। अगर कोई कर्मचारी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो सीधे उसे नौकरी से निकालने की धमकी नहीं देगा, बल्कि ये समझने की कोशिश करेगा कि आखिर समस्या कहाँ आ रही है। क्या वो घर पर किसी परेशानी से जूझ रहा है या उसे सही ट्रेनिंग नहीं मिली है। तो ये जो साइकोलॉजिकल सेफ्टी होती है, जहां इंसान को लगता है कि उसे सुना जा रहा है, ये बहुत बड़ा असर डालती है। बहुत बड़ा। इस असर को साबित करने के लिए रिसर्च में एक बहुत ही हैरान करने वाला डेटा पॉइंट है। डेटा बताता है कि जिन टीमों के लीडर्स में ईआई और एम्पैथी अधिक होती हैं, उन टीमों की प्रोडक्टिविटी 20% तक बढ़ जाती है। अरे वाह! 20% का उछाल कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा है।
जब इंसान के दिमाग में डर या असुरक्षा नहीं होती तो उसका सारा फोकस अपने काम और क्रिएटिविटी पे लगता है। सही बात है। एम्पैथी एक आम सी 9 से 5 वाली नौकरी को एक गहरे भरोसे वाले रिश्ते में बदल देती है और यहीं से हमारी 5वीं और आखिरी शक्ति जन्म लेती है, सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स। हाँ, जब कोई इंसान अपनी भावनाओं को समझता है और दूसरों की भावनाओं की कद्र करता है तो बातचीत करने में, टीम बनाने में और विवादों को सुलझाने में अपने आप माहिर हो जाता है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि EI क्या है, ये IQ से कैसे अलग है और इसकी 5 शक्तियां सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स कैसे काम करती हैं। जी। लेकिन इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा आता है हाउ, द हाउ। कैसे करें? ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या इसे कोई आम इंसान सीख सकता है या फिर ये कोई ऐसा टैलेंट है जो कुछ ही लकी लोगों को जन्म से मिलता है? सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि दुनिया का कोई भी इंसान जन्म से पूरी तरह इमोशनली इंटेलिजेंट पैदा नहीं होता। अच्छा, तो ये इनबॉर्न नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये कोई जादुई टैलेंट नहीं है, ये एक पूरी तरह से सीखी जा सकने वाली स्किल है। कौशल। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम साइकिल चलाना या कार चलाना सीखते हैं। 100%। जब कोई पहली बार साइकिल चलाता है तो वो गिरता है, उसका बैलेंस बिगड़ता है। हाँ। लेकिन लगातार प्रैक्टिस से एक दिन ऐसा आता है कि वो बिना सोचे बस पेडल मारता है और साइकिल चलती है। EI के साथ भी यही है। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? इसे सीखने का जो सबसे कारगर और वैज्ञानिक तरीका स्रोतों में बताया गया है वो है 5 सेकंड रूल या 5 सेकंड का नियम। 5 सेकंड रूल। जब कोई सामने खड़ा चीख रहा हो या कोई बड़ा नुकसान हो गया हो तब 5 सेकंड तो बहुत कम लगते हैं। ये रूल असल में काम कैसे करता है? इसके पीछे सीधा सा न्यूरोसाइंस है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है एमिगडाला, जो भावनाओं और खतरे को कंट्रोल करता है। ओके। ये बहुत तेजी से काम करता है, मतलब मिली सेकेंड्स में। जब हमें गुस्सा आता है तो यही हिस्सा हमें तुरंत चिल्लाने या रिएक्ट करने का सिग्नल देता है। लेकिन हमारे दिमाग का जो दूसरा हिस्सा है, जो तार्किक फैसले लेता है, उसे एक्टिवेट होने में कुछ सेकंड का समय लगता है। ओह, तो इसका मतलब वो 5 सेकंड असल में उस तार्किक दिमाग को जागने का समय देने के लिए है। बिल्कुल, क्या बात है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो बस 5 सेकंड का पॉज लेना है। हाँ, जब भी कोई ऐसी स्थिति आए जहां गुस्सा आए या घबराहट हो तो तुरंत कोई जवाब न दे, बस 5 सेकंड का एक पॉज लें, एक गहरी सांस लें। ये 5 सेकंड का ठहराव उस एमिगडाला के हाईजैक को, मतलब उस रिएक्शन को तोड़ देता है और आपके लॉजिकल दिमाग को कंट्रोल दे देता है। ये छोटा सा ब्रेक अक्सर एक ऐसी बात मुंह से निकलने से रोक लेता है जो बाद में सालों का पछतावा बन सकती थी। ये तो कमाल की तकनीक है। मतलब रिफ्लेक्स एक्शन की जगह सोच समझ कर लिया गया एक्शन। एग्जैक्टली। और स्रोत सामग्री में इस यात्रा को मजबूत करने के लिए एक और बहुत ही आसान दैनिक अभ्यास की भी बात की गई है, रात का 2 मिनट का डेली रिफ्लेक्शन। हाँ, और इसके लिए किसी डायरी या बहुत भारी भरकम चीज की जरूरत नहीं है। तो बस दिमाग में ही करना है। हाँ, हर रात सोने से ठीक पहले बस 2 मिनट के लिए अपने पूरे दिन को स्कैन करें। खुद से पूछें, आज दिन भर में क्या अच्छा हुआ? आज जब मुझे वो एक खास जगह पर गुस्सा आया था तो मैंने उसे कैसे हैंडल किया? क्या मैं बेहतर कर सकता था? मतलब खुद का ही ऑडिट करना है। बिल्कुल। ये छोटी सी आदत हमारे दिमाग को आत्म जागरूकता के लिए ट्रेन करने लगती है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि उसे इन सब चीजों की क्या जरूरत है, वो जैसा है वैसा ही ठीक है, तो इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? इसके नुकसान बहुत साफ दिखाई देते हैं। EI की कमी वाले इंसान की जिंदगी में गलत फैसलों की भरमार होती है, क्योंकि उसके फैसले अक्सर डर या गुस्से में लिए जाते हैं। उसके आसपास रिश्ते टूटने लगते हैं क्योंकि वो बिना सोचे दूसरों को आहत कर देता है। और शायद लोगों को ऐसे इंसान के साथ रहना भी मुश्किल लगता होगा। बिल्कुल। कोई भी ऐसे इंसान के साथ काम करना या रहना पसंद नहीं करता जो कभी भी ज्वालामुखी की तरफ फट पड़े। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति बहुत अकेला हो जाता है। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को एक धागे में पिरोएं तो ये स्पष्ट है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कोई मंजिल नहीं है कि एक दिन कोई सर्टिफिकेट मिल गया कि अब मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हो गया हूं। हाँ, ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। ये एक रोज की प्रैक्टिस है। ये एक ऐसा सफर है जो किसी भी इंसान को मानसिक रूप से मजबूत, शांत और दूसरों के प्रति समानुभूति से भरा बनाता है। एकदम सही कहा आपने। ये हर दिन, हर परिस्थिति में खुद का एक बेहतर वर्जन बनने की प्रक्रिया है। ये चर्चा वाकई कई मायनों में आंखें खोलने वाली रही।
लेकिन इसे यहीं खत्म करने से पहले एक ऐसा गहरा विचार है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। जी हाँ, इस पूरी चर्चा को अगर एक विचार में समेटना हो तो जरा इस बात पे गौर किया जाए। जरा सोचिए, अगर इंसान के जीवन के सबसे बड़े पछतावे, सबसे बुरी बहसें और सबसे खराब फैसले महज 5 सेकंड रुककर एक गहरी सांस लेने से टाले जा सकते थे, तो क्या आज लिया गया वो छोटा सा 5 सेकंड का पॉज हमारी पूरी जिंदगी की दिशा नहीं बदल सकता? वाह! अगली बार जब भी ऐसी कोई स्थिति बने जहां भावनाएं हावी होने लगे, तो ये जरूर याद रखना चाहिए कि असली शक्ति तुरंत पलटकर वार करने में नहीं है, बल्कि उस 5 सेकंड के चुनाव में है, उस ठहराव में है। क्या बात है! शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं, उस 5 सेकंड के चुनाव में है। ये वाक्य हमारे एपिसोड की शुरुआत में उठाए गए पछतावे वाले सवाल का सबसे सटीक जवाब है। बिल्कुल। अगर उस पल वो 5 सेकंड का पॉज लिया गया होता तो शायद वो पछतावा कभी जन्म ही नहीं लेता। इसी सशक्त विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं। अपने उस 5 सेकंड के पॉज को खोजना शुरू करें और जीवन को एक नई दिशा दें।